रीना की सास सावित्री देवी को गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन घर का माहौल देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि इस घर में हाल ही में मातम हुआ है। रात के समय ड्राइंग रूम में तेज आवाज में गाने चल रहे थे। रीना अपनी सहेलियों और माँ कमला के साथ हंस हंसकर बातें कर रही थी। खाने पीने का दौर देर रात तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे सभी मेहमान अपने घर लौट गए। घर में सिर्फ रीना और उसकी माँ बची थी। कमला ने थकी हुई आवाज में कहा कि बेटी, अब मैं सो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। रीना ने तुरंत कहा कि माँ, अब बाहर वाले कमरे में सो जाओ, अंदर मत जाना। क्योंकि कमला हंसते हुए बोली, अरे मुझे किस बात का डर, मैं उसी कमरे में सोऊंगी जहाँ तेरी सास रहती थी। अब वो कोई रानी महारानी तो नहीं जो मरने के बाद भी डराएगी। यह कहकर वह उसी बंद कमरे में चली गई जहाँ सावित्री देवी रहा करती थी। कमरे में हल्की सी सीलन और अजीब सी ठंडक थी। कमला ने जैसे ही बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद की, कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके पलंग को हिला रहा हो। उसने सोचा शायद वहम होगा, लेकिन अचानक बिस्तर जोर से कांपने लगा। कमला डर कर उठ बैठी, उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और खिड़की से तेज हवा अंदर आने लगी। कमला डर के मारे चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर रीना भागती हुई आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा उसकी माँ पसीने से भीगी हुई थी। रीना घबराकर बोली कि माँ, मैंने पहले ही मना किया था, उस कमरे में मत सोना। कमला कांपती आवाज में बोली कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मुझे लगा कोई मेरा गला दबा रहा था। रीना का चेहरा भी उतर गया। उसने धीरे से कहा कि माँ, जब से सासू माँ गई है इस कमरे में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी रात को किसी के चलने की आवाजें आती हैं, कभी बर्तन अपने आप गिर जाते हैं। मैंने कई बार पूजा भी करवाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कमला गुस्से में बोली, अगर उसकी आत्मा सच में भटक रही है तो मैं उसे भी ठीक कर दूंगी। उसने जीते जी चैन नहीं लेने दिया, अब मरने के बाद भी नाटक कर रही है। रीना धीरे से बोली, माँ अब क्या करें। कमला कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मुझे एक आदमी पता है, ऐसे मामलों में बहुत माहिर है। कल सुबह उसके पास चलेंगे, वह सब ठीक कर देगा। अगले दिन सुबह रीना रसोई में चाय बना रही थी, तभी अचानक पीछे से भारी आवाज सुनाई दी। अपने लिए तो गर्म चाय बना रही है, लेकिन मुझे बासी रोटी खिलाती थी। आवाज सुनते ही रीना के हाथ से कप गिर गया। उसकी सांसें अटक गई। कमला भी डर कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ड्राइंग टेबल पर रखी प्लेट अपने आप नीचे गिर गई और उसमें से सूखी रोटियां दिखाई देने लगी। आवाज फिर गूंजी, याद है ना कैसे तुम दोनों मुझे बचा हुआ खाना खिलाती थी, अब वही खाना तुम भी खाओगी। रीना डर से कांपने लगी। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उसकी शादी इस घर में हुई थी। सावित्री देवी ने उसे बेटे की तरह माना था। उनका बेटा रोहित सेना में नौकरी करता था और ज्यादातर समय सीमा पर रहता था। घर में सिर्फ रीना और सावित्री देवी ही रहती थी। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रीना का स्वभाव बदलने लगा। उसे देर रात पार्टियां करना और अपने सहेलियों के साथ घूमने का शौक हो गया था। सावित्री देवी उसे समझाती कि घर की इज्जत और जिम्मेदारी भी जरूरी होती है, लेकिन रीना को उनकी बातें रोक टोक लगती थी। उसने अपनी माँ कमला की बातें सुननी शुरू कर दी। कमला हमेशा कहती थी कि बूढ़ी औरत को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी नौकरानी बनकर रहना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी सावित्री देवी को तंग करने लगी। कभी समय पर खाना नहीं देती, कभी जानबूझकर अपना अपमान करती। रोहित जब फोन करता तो रीना हमेशा झूठ बोलती कि माँ उसे बहुत परेशान करती है। सावित्री देवी सब सहती रही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बेटे का ध्यान ड्यूटी से भटके। एक दिन रीना ने बाहर से महंगा खाना मंगवाया, पिज्जा, मिठाई और कई चीजें। वह और कमला आराम से बैठकर खाने लगी। सावित्री देवी रसोई में अपने लिए दाल चावल बनाने लगी। तभी रीना ने गुस्से में गैस बंद कर दी और बोली, इतना खर्च करना जरूरी है क्या? बाहर इतना खाना पड़ा है, वहीं खा लीजिए। सावित्री देवी ने शांत आवाज में कहा, बेटा वह सब तुम्हारे लिए है, मुझे सादा खाना पसंद है। लेकिन रीना ने उन्हें कुछ नहीं बनाने दिया। आखिरकार सावित्री देवी ने फ्रिज में रखी पुरानी रोटी खाकर पानी पी लिया। कमला और रीना उन्हें देखकर हंसती रही। समय बीतता गया और एक दिन रोहित का फोन आया कि वह छुट्टी लेकर घर आने वाला है। यह सुनकर रीना और कमला दोनों घबरा गई। उन्हें डर था कि कहीं सावित्री देवी सारी सच्चाई रोहित को ना बता दे। उसी रात कमला ने धीमी आवाज में कहा, अगर वह जिंदा रही तो सब बिगड़ जाएगा, हमें कुछ करना होगा। रीना डर गई, क्योंकि लेकिन कमला ने उसे समझाया कि अगर अभी कदम नहीं उठाया तो बाद में पछताना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने सावित्री देवी के साथ अचानक बहुत अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसे नई साड़ियाँ दी, अच्छे से खाना खिलाया और प्यार से बातें करने लगी। सावित्री देवी सब समझ रही थी, लेकिन चुप थी। एक दिन कमला बाजार से कोई दवाई जैसी चीज लेकर आई। उसने रीना से कहा कि इसे खाने में मिला देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जिस दिन रोहित घर आने वाला था उसी दिन रीना ने सावित्री देवी के खाने में वह चीज मिला दी। फिर दोनों घर से बाहर चली गई। शाम को रोहित खुशी खुशी घर पहुंचा। उसके हाथों में माँ के लिए ढेर सारे तोहफे थे। वह जोर से बोला कि माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लेकिन पूरा घर में सन्नाटा था।
जब वह अंदर गया तो उसने अपनी माँ को जमीन पर पड़ा देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगा। तभी रीना और कमला वहां पहुंच गई। दोनों ने मासूम बनने का नाटक शुरू कर दिया। रीना रोते हुए बोली कि पता नहीं अचानक क्या हो गया, सुबह तक तो माँ ठीक थी। रोहित पूरी तरह टूट चुका था। उसने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा शक जरूर था। उधर रीना और कमला को लगने लगा था कि अब उनकी जिंदगी आराम से गुजरेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डर अब शुरू होने वाला था। सावित्री देवी के अंतिम संस्कार के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन उस घर की दीवारों में जैसे कोई अजीब बेचैनी बस गई थी। रोहित दिन भर चुप रहने लगा था। वह पहले की तरह हंसता बोलता नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा अपनी माँ को खोने का दर्द दिखाई देता था। दूसरी तरफ रीना और उसकी माँ कमला धीरे धीरे निश्चित होने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका है। कुछ दिनों बाद कमला फिर से रीना के घर आकर रहने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अब तो इस घर में आराम ही आराम है, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। रीना भी मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर भी अब भी बना हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर में कोई ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी। कभी आधी रात को रसोई से बर्तनों की आवाज़ आती, कभी किसी के चिल्लाने की आहट सुनाई देती। तो सबसे डरावनी बात तो यह थी कि कई बार उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूर खड़ा उसे घूर रहा हो। एक रात रीना पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही वह रसोई में पहुंची, उसकी नज़र गैस चूल्हे पर रखे कुकर पर गई। कुकर अपने आप सीटी दे रहा था, जबकि उसने रात में कुछ भी नहीं बनाया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और डरते डरते कुकर का ढक्कन उठाया। अंदर वही दाल बनी थी जो सावित्री देवी बनाया करती थी। रीना के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, भूख लगी होगी ना बहू। रीना चीख मारकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरकर भागती हुई अपने कमरे में गई और पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन उसने सारी बात कमला को बताई, लेकिन कमला ने उसे डांटते हुए कहा कि तू बेवजह डर रही है, मरने वाले कभी वापस नहीं आते, जरूर तेरा वहम होगा। लेकिन उसी रात कमला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने उसकी हिम्मत तोड़ दी। वह सावित्री देवी के पुराने कमरे में अलमारी साफ कर रही थी। तभी अचानक अंदर रखी पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर के शीशे पर लाल रंग जैसा कुछ फैल गया। कमला डरकर पीछे हटी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर तेज ठंडी हवा चलने लगी। कमला घबराकर दरवाजा खोलने दौड़ी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर अचानक कमरे में वही आवाज गूंजी, अब कैसा लग रहा है कमला? मेरे कमरे में अच्छा लग रहा है ना? कमला का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है? सामने आ। तभी आवाज फिर आई, अब जब मैं जिंदा थी तब भी तुमने मुझे चैन से नहीं जीने दिया, अब मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। कमला डर के मारे जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और वह भागती हुई बाहर आ गई। उस दिन पहली बार कमला की आंखों में असली डर दिखाई दिया। उधर रोहित चुपचाप सब देख रहा था। उसने गौर किया कि रीना और कमला दोनों पिछले कई दिनों से बहुत डरी हुई हैं। वह अक्सर घर के कोनों में घबराकर देखने लगती और रात होते ही एक कमरे में बंद हो जाती। रोहित को अपनी माँ की कुछ बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि कई बार माँ फोन पर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक चुप हो जाती थी। अब उसके मन में शक और गहरा हो गया। एक शाम रोहित अपने कमरे में माँ की पुरानी चीजें देख रहा था। तभी उसे अलमारी में एक छोटा सा मोबाइल मिला। वह सावित्री देवी का पुराना फोन था। रोहित ने फोन चालू किया। उसमें कुछ रिकॉर्डिंग थी। उसने एक रिकॉर्डिंग चलाई और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिकॉर्डिंग में रीना और कमला की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों सावित्री देवी को रास्ते से हटाने की बात कर रही थी। रोहित की आंखों में गुस्सा भर गया, लेकिन उसने तुरंत किसी को कुछ नहीं बताया। उसने तय किया कि वह पूरा सच सामने लाकर रहेगा। उसी रात रीना ने फिर वही आवाज़ सुनी। इस बार आवाज़ उसके बिल्कुल पास से आई, बहू अब डर क्यों रही हो? अभी तो हिसाब शुरू हुआ है। रीना डर कर बिस्तर से नीचे गिर गई। उसने देखा कमरे की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी और सामने दीवार पर किसी परछाई जैसा आकार दिखाई दे रहा था। वह रोते हुए बोली कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी अचानक वह परछाई गायब हो गई। अगले दिन रीना ने रोहित से कहा कि मुझे लगता है कि इस घर में कुछ गलत है, हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन रोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, क्या डर लग रहा है? रीना घबरा घबरा गई। उसने नजरें झुका ली। रोहित धीरे से बोला कि कुछ डर इंसान को उसके अपने कर्मों से लगता है ना। यह सुनते ही रीना को चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे रोहित सब जान चुका है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उस रात कमला ने कहा, रीना यह अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे लगता है सावित्री की आत्मा सच में वापस आ गई है, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली और बाहर से तेज हवा आने लगी। फिर वही भारी आवाज गूंजी, इतनी जल्दी जा रही हो? अभी तो तुम दोनों का हिसाब बाकी है। यह सुनते ही दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर कांपने लगी। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में उन्हें साफ दिखाई दिया। दरवाजे के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। रीना और कमला जोर से चीख पड़ी। रीना और कमला डर के मारे एक दूसरे से चिपकी हुई थी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा फैला था
और दरवाजे के पास खड़ी वह सफ़ेद साड़ी वाली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रीना की आवाज़ काँप रही थी। उसने रोते हुए कहा कि माँ, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम बच नहीं पाएंगे। कमला के होठ सूख चुके थे। वह मुश्किल से बोली कि मैंने कहा था ना कि उस औरत की आत्मा वापस आ गई है। तभी अचानक कमरे की लाइट जल उठी और दोनों ने सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर मिट्टी से लिखे शब्द साफ दिखाई दे रहे थे, तुम दोनों के अपने पापों की सजा मिलेगी। यह देखकर रीना की चीख निकल गई। उसी समय बाहर से कदमों की आवाज़ आई और रोहित कमरे में अंदर आया। उसने दोनों को डरे हुए देखा और शांत आवाज में पूछा कि क्या हुआ, तुम दोनों इतनी डरी हुई क्यों हो। रीना कांपते हुए बोली कि रोहित, माँ वापस आ गई है, वो हमें छोड़ेंगी नहीं। रोहित कुछ पल तक उन्हें देखता रहा और फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला कि सच में क्या माँ वापस आ गई है। यह सुनकर कमला बोली, बेटा हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अगर डर इतना ही था तो एक बेगुनाह औरत की जिंदगी क्यों बर्बाद की। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर सावित्री देवी आती दिखाई दी। उन्हें सामने जिंदा देखकर रीना और कमला की हालत खराब हो गई। दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रीना हकलाते हुए बोली, यह कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुकी थी। रोहित आगे आया और बोला, नहीं, मेरी माँ मरी नहीं थी, मरने का नाटक किया था ताकि तुम दोनों का सच सामने आ सके। यह सुनते ही दोनों माँ बेटी के पैरों तले जमीन निकल गई, खिसक गई। रोहित ने गुस्से में कहा कि जिस दिन तुम लोगों ने माँ के खाने में जहर मिलाने की योजना बनाई थी, उसी दिन माँ ने सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और सब बता दिया। मैं तुरंत घर आया और हमने फैसला किया कि तुम्हें तुम्हारे ही डर से सच कबूल करवाया जाएगा। रीना कांपती हुई आवाज़ में बोली, तो यह सब नाटक था। रोहित ने कहा, हाँ, यह सब एक योजना की थी। कुकर में खाना बनवाना, तस्वीर पर लाल रंग दिखाना, रात में आवाज़ें आना, यह सब मैंने किया ताकि तुम्हें एहसास हो कि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। कमला रोते हुए बोली, बेटा हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हम लालच और गुस्से में अंधे हो गए थे। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ मजबूत थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें अब हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन तुमने मेरी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। अगर मैं चाहती तो पहले ही रोहित को सब बता सकती थी, लेकिन मैं घर टूटने से डरती रही। रीना फूट फूट कर रोने लगी। उसने सावित्री देवी के पैरों में गिरकर कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपकी अच्छाई समझ नहीं पाई। सावित्री देवी ने धीरे से कहा कि गलती इंसान से होती है, लेकिन जब गलती किसी की जान लेने पर तक पहुंच जाए तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तभी रोहित ने दरवाजे की तरफ देखा और अगले ही पल दो पुलिस वाले अंदर आए। रीना और कमला घबरा गई। रोहित ने सख्त आवाज में कहा, मैंने तुम दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, तुम्हारा जुर्म अब छिप नहीं सकता। कमला रोते हुए बोली, बेटा मेरी उम्र का तो ख्याल करो, मुझे जेल मत भेजो। लेकिन रोहित ने गुस्से में कहा, जब तुम मेरी माँ को तड़पा रही थी तब तुम्हें उनकी उम्र याद नहीं आई थी। तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने कितने अपमान सहे हैं, उनका हिसाब कौन देगा। पुलिस दोनों को अपने साथ ले जाने लगी। तभी रीना ने आखिरी बार मुड़कर सावित्री देवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ महीनों बाद अदालत में पूरा सच सामने आया। रोहित ने रिकॉर्डिंग दी और सारे सबूत पेश किए, जिसके बाद रीना और कमला को सजा सुनाई गई। सावित्री देवी ने अदालत में सिर्फ इतना कहा कि किसी भी रिश्ते की नींव सम्मान और विश्वास पर टिकती है। जब घर के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, तो वह घर धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। समय बीतता गया। रोहित अपनी माँ के साथ नई जिंदगी शुरू करने लगा। अब घर में पहले जैसे शांति लौट आई थी। सावित्री देवी मंदिर में बैठकर भगवान का धन्यवाद करती कि सच सही समय पर सामने आ गया। एक दिन रोहित ने माँ से कहा कि अब आपको कभी दुख नहीं होने दूंगा। सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली कि बेटा, जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ दौलत नहीं बल्कि अपने लोगों का सच्चा साथ होता है। अगर रिश्ते में प्यार और सम्मान बचा रहे तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर नफरत आ जाए तो वही घर नरक बन जाता है।